रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिल्पा दहेज के लालच में अपने एक लंबे बेटे की शादी 5-5 पोनी लड़कियों से करवाती है। जहां शिल्पा के बेटे का कद 6 फुट था, तो वहीं उसकी बहुएं ढंग से 3 फुट की भी नहीं थी। एक दिन ऐसे ही संदीप सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ते के लिए आता है और कहता है, अरे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, कोई नाश्ता लेकर आओ। संदीप जी ये लीजिए नाश्ता। लाओ दो, पर तुम हो कहाँ? संदीप चारों तरफ नजर घुमाता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी नेहा कहती है, अरे संदीप जी जरा नीचे तो देखिए। अरे तुम यहाँ, मुझे बता तो देती। अभी अगर मेरे पैर के नीचे आ जाती तो। अब जल्दी से नाश्ता दो, मुझे भूख लगी है और मैं लेट भी हो रहा हूँ। अब संदीप नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। शिल्पा की सभी बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती है। तभी शिल्पा अपनी दूसरी बहू प्रियंका से कहती है, प्रियंका बहू ये धुले हुए कपड़े जाकर छत पर डाला। ठीक है माँ जी। प्रियंका छत पर कपड़े डालने चली जाती है, लेकिन कद छोटा होने की वजह से उसका हाथ रस्सी तक नहीं पहुंचता। इसीलिए वो उछल उछल कर कपड़े डालती है और कपड़े डालते डालते वो रस्सी पर लटक जाती है और चिल्लाती है, माँ जी बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। शिल्पा उसकी आवाज सुनकर भागी भागी छत पर आती है। बहू तू है कहाँ? माँ जी मैं कपड़ों के बीच में लटकी हूँ, बचाओ मुझे। शिल्पा जाकर प्रियंका को रस्सी से नीचे उतारती है और कहती है, अरे बहू अगर तेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था रस्सी तक तो मत डालती कपड़े, लटकने की क्या जरूरत थी उस पर। माँ जी मैं कपड़े डालते हुए रस्सी पर ही लटक गई थी। जो भी हो अब नीचे चलो और आगे से ऐसे कपड़े मत डालियो कि तुझे ही रस्सी से उतारना पड़े। अब शिल्पा और प्रियंका नीचे आ जाते हैं। शाम होती है। शिल्पा अपनी तीसरी बहू काव्या को कहती है, काव्या बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जा जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना ला। ठीक है माँ जी। काव्या चाय बनाने रसोई में जाती है और रसोई में जाने के बाद रसोई से अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी जल्दी रसोई में आइए। शिल्पा अपनी बहू की आवाज सुनकर रसोई में जाती है और अपनी बहू से कहती है, अब क्या हुआ? माँ जी कल शाम को आपने अपने लिए चाय बनाई थी ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? अब मैं अपने घर में चाय भी नहीं बना सकती क्या? बना तो सकती है माँ जी, लेकिन चाय बनाकर आपने चीनी का डब्बा ऊपर ही रख दिया। आपको पता है ना हम पाँचों से किसी से भी वो डब्बा नहीं उतारा जाएगा, इसीलिए मैंने ये गैस के नीचे रखे थे। अब अगर आपको चाय पीनी है तो वो डब्बा निकाल कर दीजिए। हाँ रुक जा, अभी निकाल देती हूँ। पता नहीं क्या है इन आफतों को मैं जो घर ले आई, इनसे तो कुछ काम होता नहीं है, उल्टा मुझसे ही काम करवाने लगती हैं। अब रात को संदीप अपने ऑफिस से घर आता है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी श्रेया कहती है, संदीप जी मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। मैं पूरे दिन घर में बोर होती रहती हूँ। संदीप जी मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ ना, आप मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। चलिए ना आज हम दोनों कहीं नाइट आउट पर चलते हैं। पहले मैंने बोला है जाने के लिए, इसलिए संदीप जी मेरे साथ जाएंगे। तुम दोनों स्पेशल हो क्या? हम तीनों भी इनकी पत्नियां हैं, हमें भी जाना है इनके साथ घूमने के लिए। हाँ हाँ सही कहा नेहा दीदी ने। अब पांचों आपस में लड़ने लगती है और जब संदीप खड़ा होता है तो नेहा और प्रियंका संदीप के पैरों से लटक जाती हैं। श्रेया और शिवानी संदीप के हाथों को पकड़कर लटक जाती है और काव्या तो हद मचाते हुए संदीप के कंधों पर लटक जाती है और पांचों लड़ती है। तभी संदीप अपनी माँ शिल्पा से कहता है, माँ बचाओ मुझे, ये किन बंदरियों के गले बांध दिया मुझे। थोड़ा तो मेरे कद का ख्याल रखा होता, कम से कम मेरे कंधे तक तो आती, ये तीनों तो मेरे घुटने तक आती हैं। वैसे तो दुनिया सर उठाकर चलती है, लेकिन मुझे घर में भी नीचे देखकर चलना पड़ता है कि कहीं एक आधी पैरों के नीचे ना आ जाए। ऐसा लगता है घर में रिश्तेदारों के बच्चे पाल रखे हैं। संदीप की बातें सुनकर भी पांचों बहुएं लड़ना बंद नहीं करती। तभी शिल्पा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अरे बस करो तुम सब और बंद करो अपना ये मुंह। हाय एक बोले तो कुछ समझ भी आए, पांचों के पांचों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने में लगी हुई हैं। माँ जी आप ही बताइए मैंने इसमें गलत क्या बोल दिया? आखिर मैं सबसे बड़ी हूँ तो सबसे पहला हक तो मेरा ही हुआ ना संदीप जी पर। हमारा भी हक है संदीप जी पर। संदीप जी हमारे भी पति हैं। अरे अपना मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। संदीप तुम पांचों का पति है, इसलिए तुम पांचों का उस पर बराबर हक है। इसलिए आज से संदीप सोमवार को नेहा बहू, मंगलवार को प्रियंका बहू, बुधवार को श्रेया बहू, गुरुवार को शिवानी बहू और शुक्रवार को काव्या बहू के साथ रहेगा। शनिवार और इतवार को
अरे पूरे हफ्ते तुम्हारी ही ड्यूटी करता रहेगा क्या? आराम भी तो करेगा ना। अब झूला झूल लिया हो तो उसके पास से हटो और जाकर अपना अपना काम करो। अब पांचों बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती है और शिल्पा के कहे अनुसार अब हफ्ते में 5 दिन संदीप अपनी एक एक पत्नी के साथ रहता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शिल्पा अपनी 5 बहुओं के साथ बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन शोभा मिलती है, जो शिल्पा से कहती है, अरे शिल्पा बहन, ये 5 बच्चियों के साथ कहाँ जा रही हो? ये बच्चियाँ नहीं, मेरी बहुएं हैं। देखने में तो तुम्हारी पोतियों जैसी लग रही है। क्या शिल्पा बहन, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा बेटा जितना लंबा है तुम उतनी ही छोटी बहू ले आई, वो भी एक नहीं 5। मेरी बहुएं जैसे भी है बहुत अच्छी हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ, वो तो तेरे चेहरे से पता चल ही रहा है कि तुझे कितनी शर्म आ रही है इन बोनी बहुओं के साथ बाजार जाने में। शोभा की ये बात सुनकर नेहा शिल्पा से पूछती है, माँ जी, क्या सच में आपको हमारे साथ जाने में शर्म आ रही है? अरे नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ जाने में कोई शर्म नहीं है और इसका काम ही है आते जाते लोगों को टोकना। तुम लोग इसकी बातों पर ध्यान मत दो और चलो यहाँ से। अब शिल्पा शोभा की बात को इग्नोर करती हुई अपनी 5 बहुओं के साथ बाजार चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। यूं ही एक दिन सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी शिल्पा की सबसे बड़ी बहू नेहा को अचानक उल्टियाँ होती है। तो शिल्पा कहती है, अरे क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? यूँ अचानक ही तुझे सुबह सुबह उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? अरे नहीं माँ जी, वो मैं क्या वो कर रही है? माँ जी, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैंने सोचा थोड़ा समय और हो जाए फिर बता दूंगी। क्या सच में? मतलब हम सोतेली माँ बनने वाली है? हाँ माँ जी। बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। सभी लोग नेहा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खुश थे, लेकिन शिल्पा अपने कमरे में बैठे हुए अपने मन में सोचती है, मेरी बहू पेट से है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा भी मेरी बहू की तरह बोना हुआ तो मैं क्या करूँगी? और अगर मेरे बेटे की तरह ज्यादा लंबा हो गया तो भी दुविधा है। ऐसा करती हूँ, कल ही डॉक्टर के पास जाकर बहू का चेकअप करवाती हूँ। अगले दिन शिल्पा अपनी बहू नेहा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसका चेकअप करवाती है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर से शिल्पा पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरी बहू का बच्चा स्वस्थ तो है? हाँ, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस अपनी बहू का ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे पूछनी है। जी हाँ, कहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने देखा मेरी बहू कितनी बौनी है, तो उसका बच्चा भी बौना होगा क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैंने रिपोर्ट्स में देखा है आपकी बहू का बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बस आप उसको किसी तरह का कोई स्ट्रेस मत देना। जी बिल्कुल नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर शिल्पा को थोड़ी राहत मिलती है। अब शिल्पा और उसकी चारों बहुएं मिलकर नेहा की डिलीवरी होने तक उसका अच्छे से ख्याल रखती है और 9 महीने बाद नेहा एक स्वस्थ और सुंदर से बेटे को जन्म देती है और सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। माया शॉपिंग के बिल को हाथ में पकड़े अपने बेटे रोहन से बोलती है, बेटा यूं ही चलता रहा ना तो तेरी ये बीवी हमें सच में बनियान में ले आएगी। अरे बनियों की बहू होकर इतनी शॉपिंग कौन करता है? ये सब आप ही की मेहरबानी है। अगर आप उस दिन आखिर बनियों के घर ऐसी कौन सी बहू आ गई है जिसने इनकी तिजोरियों में तूफान ला दिया है? जानने के लिए चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। माया बड़े ही चाव से अपने बेटे रोहन की शादी करवाने के बाद अपनी नई नवेली बहू ईशा का गृह प्रवेश करवाने के लिए चावल से भरा कलश दरवाजे पे रखते हुए बोलती है, अरे बहू, इस कलश को बहुत आराम से पैर मार के अंदर आ और ध्यान रखिए चावलों पर पैर न जाए। ठीक है माँ जी। ईशा कलश पर पैर मारकर अंदर आती है, जिसके बाद माया उसके गिराए कलश को उठाकर नीचे गिरे चावलों को वापस कलश में डालते हुए बोलती है, बहू पता है चावल कितने महंगे हैं? अरे ऐसे क्यों बर्बाद करे, कल खाने में बनाने के काम आएंगे। जी मम्मी जी। हे भगवान, आज तक तो सुना था कि ये बनिए कंजूस होते हैं, आज देख भी लिया। जाओ अब तुम दोनों और आराम करो अपने कमरे में। ईशा रोहन के साथ अपने कमरे में आराम करने जाती है। कुछ देर बाद माया दूध का 1 गिलास लेकर उनके कमरे में आती है। ये देखकर रोहन अपनी माँ से बोलता है, माँ 1 ही गिलास?
अरे हम दोनों के लिए नहीं लाई? बेटा वो बहुएं थोड़ी पीती हैं दूध, बाकी अगर बहू को पीना हुआ तो अपने में से थोड़ा पिला दियो। माँ यार कितना पैसा बचाओगी, हद है, दूध तो 1 गिलास ले लेती। चुप रह नालायक, पैसा क्या पेड़ पर उगता है, और दूध पता है कितने रुपए लीटर है। चुप रह, एक ही गिलास में से पी लो। अच्छा ठीक है, जाओ अब आप यहाँ से। रोहन अपनी माँ को भेज देता है, लेकिन उनकी ये खुसर पुसर ईशा सुन लेती है, जो मन में बोलती है, यार ये कितने कंजूस है, मेरे घर वालों को भी ये बनिया फैमिली ही मिली थी। वो तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, क्या है ना, उन्होंने बहुत गरीबी देखी है अपनी जिंदगी में, इसीलिए थोड़ी कंजूसी करती रहती हैं। हाँ, बनियों ने भी कभी गरीबी देखी है। तुम लोगों के तो खून में ही कंजूसी है, पर अब मैं भी तो इस खानदान की बहू हूँ, एक बनिया, पर मैं ऐसी नहीं बनूंगी। रोहन और ईशा इसके बाद आराम करते हैं। अगली सुबह ईशा सबके लिए नाश्ता बनाती है। उसकी पहली रसोई होने के कारण वो अलग अलग तरह का बहुत सारा खाना बनाती है। कुछ देर में जब माया और रोहन नाश्ते की टेबल पर आते हैं, तो इतना सारा खाना देखकर माया को तो मानो हार्ट अटैक आने ही वाला होता है। और इसके बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू घर में कोई आने वाला है क्या? नहीं तो माँ जी, क्यों? तो इतना खाना क्यों बनाया? अरे महीने भर में भी हम इतना राशन इस्तेमाल नहीं करते जितना तूने सिर्फ सुबह के नाश्ते में कर लिया। माफ करना माँ जी, लेकिन मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने सब तरह का थोड़ा थोड़ा खाना बना दिया। अरे तेरी पहली रसोई है, आखिरी नहीं, और अब से ध्यान रखियो कि इतना खाना मत बनाइयो। अब ये खाना भी हमें हफ्ता भर चलाना पड़ेगा। 1 हफ्ते? हे भगवान, कहाँ फंस गई। माया ईशा को कोसने के बाद खाना खाती है और रोहन अपनी माँ की हरकत को देखकर ईशा से नजरें मिलाए बिना ही काम पर निकल जाता है। कुछ देर में ईशा अपनी सास के पास जाकर शॉपिंग के लिए कुछ पैसे मांगते हुए बोलती है, माँ जी मुझे पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है। पर बहू तेरी शादी पर तूने शॉपिंग की तो थी। माँ जी शादी की शॉपिंग मेरे माँ बाप ने करवाई थी, आपका भी तो फर्ज है कि नई बहू को शॉपिंग करवाएं। मैं तो फिर भी आपको साथ आने का कष्ट नहीं दे रही, बस पैसे दे दो। अच्छा कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 50,000। 50,000 सुनकर माया के गुर्दे बाहर आ गए थे, लेकिन नई नवेली बहू के आगे अपनी कंजूसी को थोड़ा छुपाते हुए वो उसको पैसे दे देती है, लेकिन एक चेतावनी देते हुए बोलती है, बहू बहुत ध्यान से खर्च करियो, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ठीक है माँ जी। ईशा पैसे लेकर मॉल जाती है और महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदती है, जिसके बाद वो शॉपिंग खत्म करके अपने घर वापस आती है, जहाँ आकर उसकी सास उससे बोलती है, बहू क्या क्या लाई 50,000 में? माँ जी 2 साड़ियाँ और एक नेकलेस। क्या बस ये? अरे 50,000 में आधा मॉल खरीद लूँ मैं, और तू बस ये 2 साड़ियाँ खरीद के लाई है? पागल है क्या बहू? पैसों का मोल नहीं पता क्या? तो माँ जी क्वालिटी की चीज लेने में तो पैसा ज्यादा लगता ही है, और मैं थोड़ी अच्छी साड़ियाँ पहनती हूँ। अब तू हमारे घर की बहू है, थोड़ा पैसों को खर्चने पर लगाम लगा। माँ जी मेरे से नहीं होगी ये कंजूसी, माफ करना। और मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मैं तो हर हफ्ते शॉपिंग करूँगी। ईशा इतना बोलकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही उसकी शॉपिंग आए दिन बढ़ती जाती है, कभी महंगे महंगे ज्वेलरी की शॉपिंग तो कभी साड़ियों की शॉपिंग। ईशा के शॉपिंग बिल्स को देख देखकर माया का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो उसकी शॉपिंग बिल्स को हाथ में पकड़े अपने बेटे रोहन के पास जाकर बोलती है, बेटा यूं ही चलता रहा तो तेरी ये बीवी हम बनियों को बनियान में ले आएगी। अरे बनियों की बहू होकर इतनी शॉपिंग कौन करता है? इतना खर्चा करते हैं कभी बनिए? ये सब आप ही की मेहरबानी है। अरे वो जब से यहाँ आई है आपने इतनी कंजूसी दिखाई है कि उसको भी पता लग गया कि आपको इतना पैसा बचाने की आदत है, और वो उसका उल्टा कर रही है। मुझे नहीं पता, अपनी इस बीवी को शॉपिंग करने से रोक। बनिए की बहू है, इतनी महंगी शॉपिंग नहीं कर सकती। माया और रोहन की बात सुन रही ईशा मन में बोलती है, सासू माँ आपको अपनी बहू भी बनिए जितनी कंजूस चाहिए ना। अब देखो मैं क्या जलवे दिखाती हूँ आपको। समय गुजरता है, ईशा की शॉपिंग कम हो जाती है, जिसके बाद माया को ये लगने लगता है कि उसकी बहू सुधर गई है और एक पक्की बनिया बन गई है। लेकिन एक शाम ईशा माया के पास आकर बोलती है, माँ जी मार्केट से सब्जी लानी है, पैसे दे दो। बहू तू
सब्जियां भी कहीं महंगी महंगी मत उठा लाइयो। अरे माँ जी नहीं नहीं, आप कम पैसे और सामान की लिस्ट दे दो, देखो मैं कैसे उसमें ही सारा सामान ले आती हूँ। माया ईशा को सामान की लिस्ट के साथ पैसे दे देती है, जिसके बाद ईशा मार्केट जाकर बड़ा ही मोल भाव करके सब्जियां खरीदती है। लेकिन सास के दिए पैसों में से अभी भी एक सब्जी और धनिया लेना बाकी था, पर उसके पास सिर्फ 40 रुपए बचे थे। इसीलिए वो एक सब्जी वाली से बहस करते हुए बोलती है, देखो ये बैगन 40 रुपए के दे दो और इसके साथ धनिया फ्री देना। नहीं मैडम, माफ करना, 50 रुपए के हैं बैगन, 40 में देने की तो बात ही नहीं, उस पर धनिया फ्री। नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा। अरे दे दो यार, ऐसा मत करो, देखो मैं रो दूंगी। अरे मैडम, क्या आप 10 रुपए के लिए कंजूसी कर रही हो? ले लो ना। ऐसे कैसे ले लूं? अरे मेरी सास मुझे कच्चा खा जाएगी, दे दो आप, वरना मुझे लड़ना पड़ेगा। अरे कितनी कंजूस औरत हो मैडम, माफ करना, मैं नहीं दे सकती। ठीक है, मैं भी फिर यहीं तुम्हारे ठेले के सामने बैठी रहूंगी जब तक तुम मुझे 40 रुपए के बैगन के साथ धनिया फ्री नहीं देती। अजीब कंजूस औरत है, पक्का कोई बनिया होगी। हाँ हूँ मैं बनिया, अरे बनिए की बहू हूँ, सब्जी की शॉपिंग में ही सारा पैसा उड़ा दूंगी क्या? ईशा 10 रुपए के लिए सब्जी वाली के ठेले के आगे बैठ जाती है। काफी देर होने पर भी जब ईशा घर नहीं आती तो माया को उसकी चिंता होने लगती है, जिसके बाद वो मार्केट देखने जाती है, जहाँ एक ठेले पर भीड़ लगी देखकर वो वहाँ जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू नीचे जमीन पर बैठी है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे बहू यहाँ क्यों बैठी है? माँ जी ये सब्जी वाली मेरे को 40 रुपए के बैगन के साथ धनिया फ्री नहीं दे रही। अरे मैडम समझिए ना, 40 में तो बैगन भी नहीं आएगा, इनको धनिया भी चाहिए। ऐसी कैसी कंजूस बहू है आपकी? माँ जी देख लो, आपने ही बोला था हम बनिए फालतू पैसा नहीं देते, इसलिए जब तक ये सब्जी वाली हमें 40 रुपए में बैगन और धनिया नहीं देगी मैं यहाँ से नहीं लूंगी। बहू क्यों हमारा जुलूस निकलवा रही है, और वो भी बस 10 रुपए के लिए? अरे दे दे और चल यहाँ से। नहीं माँ जी, हम बनिए हैं, हमें पैदाइशी कंजूस होना चाहिए। 10 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। अरे मेरी माँ बस कर, बनिया बनिया बोलकर पूरे मार्केट में फेमस कर रही है, उठ जा यहाँ से। पहले आप कसम खाओ, अब मुझे शॉपिंग करने से नहीं रोकोगी, और बिल्स को देखकर ये नहीं कहो कि ज्यादा पैसे क्यों खर्चे। मेरी माँ नहीं बोलूंगी, अब उठ जा यहाँ से। ईशा अपनी बनिया सास की कंजूसी छुड़वाने में कामयाब होती है, जिसके बाद उसको वो जी भर की शॉपिंग करने की छूट दे देती है। आखिरकार मैंने फतेह हासिल कर ही ली। आज मेरी स्किन पर एक भी ब्लैकहेड्स नहीं है। फाइनली एकदम ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन हो गई मेरी, अब कोई मुझे नहीं चिढ़ाएगा। प्रीति एक बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की थी, जिसे खाना पीना घूमना बहुत ही पसंद था। वैसे तो उसके आँख मुंह नाक सब कुछ परफेक्ट था, बस कमी तो यही थी कि उसकी नोज चिन और फोरहेड पर ब्लैक हेड्स थे, जैसे आसमान में तारे होते हैं। ऐसे ही एक दिन वो शीशे के आगे बैठकर अपनी चिन से ब्लैक हेड्स को निकाल रही थी। तभी वो खुद से बोलती है, हे भगवान, क्या मेरे अंदर कोई ब्रैकेट्स पैदा करने की फैक्ट्री लगा दी है क्या? एक निकालती हूँ तो 10 पैदा हो जाते हैं। मैं तो दुखी हो गई हूँ इनसे। प्रीति बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी दोस्त जिया आती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी किलो की दुकान? बस तेरी कमी थी कमीनी, आजा जले पर नमक छिड़क ले। अरे यार गुस्सा क्यों होती है, मजाक कर रही थी मैं तो। यार तुझे मजाक लग रहा है और मेरे फेस की लगी पड़ी है। चेहरा देख मेरा, जितना ग्लो मेरी गालों पर है ना, उससे ज्यादा ये ब्लैकहेड चमकते हैं। अरे टेंशन मत ले, कल मार्केट चलते हैं, कोई अच्छा सा स्क्रब लाते हैं तेरे फेस के लिए। इतना कहकर जिया उसकी ब्लैक हेड्स निकलवाने में मदद करती है और कुछ देर बातें करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोनों सहेलियां मिलकर एक कॉस्मेटिक की शॉप पर जाती है, जहां वो कई तरीके की ब्लैकहेड्स रिमूव स्क्रब को देखती है, जैसे पपाया स्क्रब, एप्रिकॉट स्क्रब, नीम और एलोवेरा स्क्रब भी। प्रीति सभी में से अपनी पसंद का स्क्रब ले लेती है और घर आ जाती है, जिसके बाद जिया बोलती है, सुन प्रीति, अब तू ना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर फेस वॉश कर लियो, उसके बाद स्क्रब कर लेना, फिर स्टीम लेना, ठीक है? उसके बाद पिलर की हेल्प से सारे ब्लैक हेड्स निकाल लेना, ओके? ठीक है मेरी चलती फिरती ब्यूटी पार्लर।
अरे अरे बस, अब मैं चलती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है। हाँ हाँ जा, निकल पहले फुर्सत में। जिया वहाँ से चली जाती है और शाम हो जाती है। प्रीति खाना खाती है और फिर अपनी स्किन केयर करने लगती है। सबसे पहले वो मुंह धोती है और उसके बाद अपने फेस पर स्क्रबिंग करती है, जिसके बाद वो स्टीम लेती है और फिर पीलर की मदद से अपनी नोज, फोरहेड और चिन के सारे ब्लैक हेड्स निकालती है और अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करती है और सो जाती है। अगली सुबह फ्रेश होकर जब वो शीशे में खुद का चेहरा देखती है तो खुद से बोलती है, वाओ यार, ये स्ट्रीमिंग और स्क्रबिंग तो कमाल कर गया। मेरा पूरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, एक भी ब्लैकहेड्स नहीं दिख रहा अब मेरे चेहरे पर। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। इतना कहकर वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ जिया आती है और उसका चेहरा देखकर बोलती है, अरे वाह, चमक गई बेटे तू तो। थैंक यू मेरी चिमकांडी। यार देख, ये चिमकांडी मत बोला कर मुझे। अच्छा ठीक है बाबा, क्यों चिढ़ रही है? चल क्लास में चलते हैं। प्रीति की बातें सुनने के बाद दोनों सहेलियां क्लास में जाती है और शाम को दोनों घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और प्रीति के फेस पर फिर से ब्लैकहेड्स आने लगते हैं, जिसके चलते वो बहुत दुखी हो जाती है और वापस से पहले की तरह सब कुछ करती है, जिससे उसका चेहरा फिर से निखर जाता है। पर अब ये सब प्रीति को हर हफ्ते ही करना पड़ता था, जिसके चलते वो और दुखी हो जाती है और जिया को कॉल करके अपने घर बुलाती है और जिसके बाद जिया उसके घर आती है और प्रीति उससे बोलती है, यार देख ना, मैं रोज रोज ये सारा ताम झाम नहीं कर सकती और ये जिद्दी ब्लैकहेड्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। यार अब तुझे छुटकारा पाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। यार थोड़ी बहुत देर की बात हो तो मैं एडजस्ट कर लूँ। यार 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे ये सब करते हुए, ऊपर से मम्मी की जो डांट सुननी पड़ती है वो अलग, और कॉलेज का काम भी रह जाता है। यानी तेरी इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चल एक काम करते हैं, हम तेरे ब्लैकहेड्स के लिए चारकोल पील ऑफ मास्क लाते हैं। अब ये कौन सी चिड़िया है भाई? चिड़िया नहीं है पागल, पील ऑफ मास्क है, ब्लैकहेड्स रिमूव करने के लिए। इतना कहकर जिया जल्दी से बाजार जाती है और प्रीति के लिए चारकोल पील ऑफ मास्क खरीद के लाती है और उसे प्रीति के चेहरे पर लगा देती है, जिसके बाद वो उसके सूखने का वेट करती है। और जैसे ही वो उसका मास्क रिमूव करने लगती है तो प्रीति को पेन होने लगता है, क्योंकि उसके बाल भी मास्क के साथ चिपक गए थे। वो मास्क रिमूव होने के साथ साथ खिंच रहे थे। तभी प्रीति दर्द में चिल्लाते हुए जिया से बोलती है, साली कमीनी, क्या लगा दिया मेरे चेहरे पर? मेरी जान निकल रही है बुरी तरह से, जल्दी उतार। यार तू भी अजीब ही फिल्म है, एक तो तुझे तेरी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद कर रही हूँ, ऊपर से तू मुझ पर ही चढ़ रही है। हद है यार। अरे यार अपनी बकवास छापनी बंद कर, वरना मैं तेरी गाल पे छाप दूंगी। जल्दी निकाल इसे। जैसे तैसे रो धोकर आखिरकार प्रीति के फेस से पील ऑफ मास्क उतर ही जाता है, जिसके बाद वो उसे ना लगाने की कसम खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर प्रीति को अपने ब्लैकहेड से छुटकारा पाने का कोई जुगाड़ नहीं मिलता और अब वो अपने चेहरे को ब्लैकहेड से बचाने के लिए डेली स्क्रब करने लगती है, जिस वजह से उसका चेहरा और भी ड्राई और खराब होने लगता है। ऐसे ही एक शाम वो अपने घर के आंगन में बैठी होती है, तभी उसकी माँ कमलेश उसके पास आकर बोलती है, प्रीति क्या हुआ? ये बैंगन के भरते जैसा क्यों मुंह बना रखा है? कुछ नहीं माँ, मैं अपने चेहरे की इन कील, मुहासों और ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। अरे पगली, ये सब तो होता रहता है जवानी में, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मेरे साथ भी बहुत हुआ है। सच में क्या माँ? पर आपका चेहरा तो एकदम शीशे की तरह साफ है, कोई निशान, कील, मुहासे कुछ भी तो नहीं है। अरे बेटा देख, ये जो ब्लैकहेड्स है ना, ये हमारे ओपन पोर्स की वजह से होते हैं। हमारे चेहरे के जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जब उसको टाइम से मॉइस्चराइज नहीं किया जाता तो हमारी स्किन अपना नेचुरल ऑयल निकालने लगती है, जिस वजह से हमारे पोर्स का साइज बढ़ जाता है और उनमें बाहर का डर्ट अपनी जगह बना लेता है और वो ब्लैकहेड्स या व्हाइट हेड्स में बदल जाता है। और सही टाइम पर इसका इलाज न किया जाए तो ये और बिगड़ जाता है। तो माँ मैं क्या करूँ? कैसे ठीक होगा ये सब? देख बेटा, मैं तुझे कुछ टिप्स देती हूँ, तू उसे फॉलो कर बस, फिर देखना जादू। ठीक है माँ।
जिसके बाद कमलेश अपनी बेटी प्रीति को कुछ टिप्स बताती है। अब प्रीति डेली सुबह उठकर गर्म पानी पीती, साथ ही अपने चेहरे को किसी भी फेस वॉश या साबुन की जगह बेसन से धोती, जिसके बाद वो अपनी स्किन पर गुलाब जल लगाती। साथ ही हफ्ते में 2 बार वो अपने चेहरे की स्टीमिंग करती और अच्छा खाना खाती। इसके अलावा वो हर 5 दिन के गैप पर अपनी माँ का बनाया हुआ राइस स्क्रब इस्तेमाल करती और अपने चेहरे का खास ख्याल रखती। कुछ ही वक्त में उसका चेहरा एकदम चांद सा चमकने लगता है, जिसके बाद वो अपना चेहरा शीशे में देखकर बोलती है, आखिरकार मैंने फतेह हासिल कर ही ली। आज मेरी स्किन पर एक भी ब्लैकहेड्स नहीं है। फाइनली एकदम ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन हो गई मेरी। अब कोई मुझे नहीं चिढ़ाएगा। इस तरह प्रीति अपनी माँ की बताई टिप्स को अपनाकर अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेती है। साथ ही वो बाकी लड़कियों के साथ भी इन टिप्स को शेयर करती है। कुछ टाइम बाद एक अच्छा रिश्ता देखकर कमलेश अपनी बेटी की शादी करवा देती है और शादी के बाद भी प्रीति अपनी स्किन पर वही रूटीन फॉलो करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।